हेलो, हर हर महादेव। मैं हूँ झलक पंडित, आपके अपने चैनल महादेव लीगल पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछले दिनों से ही भारतीय न्याय संहिता 2023 के विषय में जानते आ रहे हैं, उसके विभिन्न विभिन्न अध्यायों के विषय में जानते आ रहे हैं। तो आज हम इसी क्रम में बात करेंगे अध्याय 5 की, और जो कि बात करता है कि ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, जो महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध कारित किए जाते हैं उनके विषय में जो बात करता है वो है अध्याय 5। तो इसका जो प्रारंभ, इसका जो श्री गणेश करता है वो करती है धारा 63 बलात्संग। और हम पेन सेलेक्ट पहले कर ले, उसके बाद आगे की कहानी प्रारंभ होगी। ये दिख रहा है? दिख रहा है। ये धारा 63 जो है बात करती है बलात्संग अर्थात रेप के विषय में। तो इसको जानने से पहले अपने मस्तिष्क को बिल्कुल एकाग्र और केंद्रित करके हमें पढ़ना होगा, और सारी चीज़ें मतलब हमें ऐसे देखनी है कि जो हमें एक ही बार में सारी चीज़ समझ में आ जाए, और मस्तिष्क को बिल्कुल केंद्रित करके हम एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए, इसका पहला पॉइंट जो हमने लिखा है वो क्या कहता है? वो कहता है कि या तो स्वयं समागम करता है। कौन? यहाँ लिख देते हैं हम, पुरुष। ये पुरुष के विषय में बात हो रही है। पुरुष पुरुष या तो स्वयं समागम करता है, इंग्लिश में यहाँ बोलते हैं, इसको हम लिख देते हैं, सरलता रहेगी। इंटरकोर्स या तो स्वयं समागम करता है, या महिला को समागम करने के लिए विवश करता है, या किसी अन्य को महिला के साथ ऐसा करने के लिए विवश करता है। ये एक लाइन है, ये एक इसका फैक्ट है जो हमें ध्यान रखना है कि पुरुष या तो स्वयं समागम करे इसके साथ, महिला के साथ, या महिला को ऐसा करने के लिए विवश करे, या किसी अन्य पुरुष को महिला के साथ ऐसा करने के लिए कहे या उसे विवश करे। अब बात क्या करती है धारा 63? इसमें कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया, कुछ शब्दों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो उन शब्दों को हम देख लेंगे कि महिला की ऐसा कार्य कौन करेगा? वो करेगा पुरुष। या महिला नहीं कही गई है, पुरुष करेगा। और फिर धारा आगे क्या कहती है कि महिला की, किसकी? महिला की योनि, उसके मुंह, मूत्र मार्ग और गुदा। ये 4 शब्द हमें ध्यान रखने हैं। 1 2 3 4। इन 4 में से किसी एक में भी यदि पुरुष अपने लिंग का किसी सीमा तक प्रवेश कराता है, हल्का भी यदि प्रवेश करा दिया, हल्का भी, तो भी वो बलात्कार की श्रेणी में रखा जाएगा, रेप होगा। दूसरी बात क्या है? ऐसे भाग, कैसे भाग? वही 4 भाग जो हम पहले पढ़े हैं अभी हमने। ऐसे भाग में कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, या तो कोई वस्तु हो या शरीर का कोई भाग हो, जो लिंग ना हो, किसी भी सीमा तक प्रवेश कराए। यहाँ क्या है कि जो पुरुष है ना, उसका बॉडी पार्ट नहीं होना चाहिए, उसका बॉडी पार्ट नहीं है, तो उसका जो प्राइवेट बॉडी पार्ट है उसको छोड़ के अलग से बात की गई है कि कोई वस्तु, पुरुष का कोई प्राइवेट बॉडी पार्ट नहीं है, उसमें कोई वस्तु है या शरीर का कोई और भाग है, उसका अगर प्रवेश कराएगा तो। तीसरी बात क्या है कि महिला के शरीर के किसी भाग का, महिला के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करे जिससे योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेश हो सके। चौथी बात क्या है? वो कहता है कि योनि, मूत्रमार्ग, गुदा पर मुंह लगाता है। यहाँ पर मुंह शब्द का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया गया है, यहाँ हमें ध्यान रखना है, इसका प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है। योनि, मूत्रमार्ग, गुदा पर यदि पुरुष मुंह लगाता है तो ये सारी चीज़ें बलात्संग होंगी, बलात्कार होंगी, रेप की श्रेणी में रखी जाएंगी। किंतु अभी हम सोचेंगे कि ये सारी चीज़ तो नॉर्मल कपल्स के बीच में भी होती हैं। तो इसी को और गहराई में और अधिक जानने के लिए धारा में 7 प्रकार की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है कि अगर इन सब 4 के साथ साथ ये 4 इन 7 में से किसी एक परिस्थिति के साथ भी घटित होती हैं तो वो रेप कही जाएंगी। अभी ये जो 4 चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो रेप नहीं है। ये 4 परिस्थितियों में से कोई एक भी, इन 7 परिस्थितियों में से किसी एक के साथ भी यदि घटित होती हैं तो वो रेप की श्रेणी में तब रखी जाएंगी। वो 7 परिस्थितियाँ क्या हैं कि महिला की इच्छा के विरुद्ध, या तो जो ऊपर में से 4 बातें कही गई हैं उनमें से कोई एक महिला की इच्छा के विरुद्ध हो, कि महिला की इच्छा नहीं है और उसको बांधकर या ज़बरदस्ती उसको हाथ पैर बांध दिए तब उसके साथ ऐसा किया गया,
तो एक परिस्थिति है वो। दूसरी है सम्मति के बिना, महिला की सहमति है नहीं, उसके बिना ये कार्य किया गया। तीसरी बात है सम्मति तो है किंतु महिला अथवा उसके किसी प्रियजन की मृत्यु या उपहति के भय में डालकर महिला से कह दिया कि या तो हमारे साथ समागम कर या इस अन्य पुरुष के साथ समागम कर, अन्यथा हम तुम्हें अथवा तुम्हारे प्रियजन की मृत्यु कारित कर देंगे, इस भय में डालकर महिला की सम्मति प्राप्त कर ली जाए। आगे बात करते हैं पॉइंट 4 क्या कहता है। परिस्थिति 4 क्या बात करती है कि महिला सम्मति तो दे। कब सम्मति दे? कि जो पुरुष उसके साथ समागम कर रहा है वह उस पुरुष को अपना पति मान ले, अपना विवाहित पुरुष मान ले, किंतु वह पुरुष जानता हो कि वह उस पत्नी का विवाहित पुरुष नहीं है, तब भी वो बलात्कार की श्रेणी में रखा जाएगा। 5वां पॉइंट है सम्मति तो हो लेकिन वो महिला चित्त विकृति या मत्तता के कारण हो, या तो महिला अनसाउंड माइंड हो या नशे की हालत में हो, तब उससे उसकी सहमति ले ली जाए और तब उसके साथ इन 4 में से कोई एक कृत्य भी किया जाए तो वो रेप की श्रेणी में रखा जाएगा। सेकंड लास्ट बोलता है कि सम्मति या उसके बिना, या तो सम्मति हो या उसके बिना 18 वर्ष से कम आयु की, यदि महिला 18 वर्ष से कम आयु की भी है और या चाहे तो फिर उसकी सम्मति भी क्यों ना हो, वो भी रेप की श्रेणी में ही रखा जाएगा। और लास्ट में बोलते हैं कि सम्मति देने में असमर्थ है, यदि महिला अपनी सम्मति देने में, अपनी सहमति देने में असमर्थ है और उसके बावजूद उन 4 में से कोई एक एक्ट, कोई एक कृत्य उसके साथ कारित किया जाता है तो वो भी रेप की श्रेणी में रखा जाएगा। इसमें अपवाद बताए गए हैं, 2 अपवाद है, मैं बता देती हूँ आपको कि चिकित्सा प्रक्रिया, डॉक्टर जो भी है, जो भी कोई चिकित्सा प्रक्रिया होगी, जो भी कोई ये जो महिला विशेषज्ञ होते हैं डॉक्टर्स, ये कोई भी प्रक्रिया करेंगे तो वो रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरी बात, हस्बैंड वाइफ है और अगर हस्बैंड वाइफ के बीच यदि समागम होता है और उसकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की नहीं है, जो पत्नी है ये 18 वर्ष से कम आयु की यदि नहीं है तो ये भी बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और अभी इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या बात करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ रेप के बारे में, लिख देते हैं रेप के, इनके बारे में क्या बात होती है कि सबसे पहले तो मैं बता दूं रेप के लिए क्या लिखा जा रहा है, ये पता नहीं, 1 मिनट ज़रा इसको सीधा लिख लें हम। हाँ सही है, रेप के लिए हमेशा पुरुष ही अपराधी होगा, महिला नहीं होगी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। एक पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि क्या कब्रिस्तान में से महिला मुर्दे को निकालकर उसके साथ, महिला मुर्दे के साथ समागम संभव है? समागम किया यदि तो क्या वह रेप होगा? ये प्रश्न है कि क्या कब्रिस्तान में से अगर किसी ने कब्रिस्तान में जाके वहां से किसी महिला मुर्दे को बाहर निकाल लिया और उसके साथ समागम किया तो क्या वह रेप की श्रेणी में रखा जाएगा? तो यहाँ हमारा उत्तर होगा कि नहीं, वो रेप की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, वो रेप नहीं होगा, क्योंकि रेप के लिए लिविंग पर्सन का, जीवित व्यक्ति का, जीवित महिला का होना आवश्यक है। और मरने के बाद जो भी लाश होती है वो सिर्फ मुर्दा होता है, महिला और पुरुष से कह के उसको संबोधित नहीं करते हैं, तो इसलिए वो, और जो रेप कमिट होगा वो केवल महिला के साथ हो सकता है, वो महिला के विरुद्ध रेप का अपराध कारित होता है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक चीज़ और, मैं एक प्रश्न हो रहा है, जैसे A, B, C, ये तीनों, मैं ये सारे तथ्य यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे हम सारा ही रेप के विषय में पढ़ने वाले हैं, तो बेहतर होगा हम पहले ही जान के चले। ये 3 लोग हैं और इन 3 लोगों ने जाके ये घर में घुसे, ये घर है, घर में एक लड़की है, ये D, इसका रेप करने के लिए आए हैं। A गेट पर ही रहेगा, ये दोनों लोग जैसे यहाँ पे आए B+C, इन्होंने इसका रेप किया, तो क्या A भी इसके साथ जिम्मेदार होगा? B और C के साथ क्या A भी अपराधी होगा? तो यहाँ हमारा उत्तर होगा हाँ, A भी अपराधी होगा, यहाँ A भी अपराधी होगा। और एक और मुख्य बात है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट बात है ये क्या होगा कि जो सेक्स वर्कर्स होते हैं ना, वो भी रेप का आरोप लगा सकती हैं, ये नहीं है कि वो रेप का आरोप नहीं लगा सकती।
ये लगा दिया, राइट, लगा सकती है। एक और हम यहाँ मेन पॉइंट देख लेते हैं। 18+ महिला है, यदि महिला अर्थात पत्नी है, तो उसके साथ रेप का अपराध कमिट नहीं होगा। ध्यान रखना है कि पत्नी अगर 18 वर्ष से कम आयु की है तो वहां रेप का अपराध कमिट होगा, लेकिन अगर पत्नी 18 वर्ष से अधिक आयु की है तो वहां रेप का अपराध कमिट नहीं होगा। ये चीजें हमें हमेशा याद रखनी है। और इसी क्रम में अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ आ गए हम धारा 64 पे, जो बात करता है कि जो धारा 63 जो रेप की बात करती थी, तो उन जो लोग रेप करते हैं उनके लिए सजा का प्रावधान धारा 64 बताती है कि 10 वर्ष से कम नहीं होगी और कठिन कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 65 क्या बात करती है कि कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड। ये 2 स्टेज विभिन्न विभिन्न प्रकार की दी गई हैं, तो इनमें देखते हैं। यदि महिला 16 वर्ष से कम आयु की है और उसके साथ यदि बलात्कार का अपराध कारित होता है तो उस अपराधी को 20 वर्ष से कम नहीं होगी और जो आजीवन कारावास तक की हो सकती है। ऐसा कठिन कारावास जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकता है, साथ के साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और यदि कोई 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ अपराध कमिट करता है, बलात्कार कमिट करता है, तो उसके साथ भी सेम चीज़ें, यही अपराध, यही उसको सजा का प्रावधान है। ध्यान रखने योग्य बात यहाँ ये रहेगी, जो जुर्माना होगा वो पीड़िता के चिकित्सा व्यय के लिए दिया जाएगा, और ये भी जो अपराधी होगा वो महिला के चिकित्सा व्यय के लिए भी पैसे देगा, और जो जुर्माना है वो भी पीड़िता को ही दिया जाएगा, पीड़िता को ही दिया जाएगा। ये जो आजीवन कारावास है, इससे आशय अपराधी के शेष प्राकृत जीवन काल से है। ये बात हो गई धारा 65 की। आगे आ जाते हैं धारा 66 कि पीड़िता की मृत्यु या विकृतशील दशा कारित करने के लिए क्या दंड रहेगा। यदि किसी ने अपराध रेप किया, अब रेप करने के बाद क्या हुआ, जो लेडी है, जो महिला है, ये तो हम पहली बार में समझ चुके हैं, जो अपराध, जो रेप का अपराध जो जिसके विरुद्ध कारित होगा वो एक महिला होगी, और एक महिला दूसरी महिला के विरुद्ध रेप का अपराध कारित नहीं कर सकती। एक पुरुष ही महिला के विरुद्ध रेप का अपराध कारित करेगा। ये चीजें हम पहले समझ चुके हैं। आइए अब पीड़िता की मृत्यु या विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड। अगर रेप करने के बाद जो महिला है, वो रेप होने के बाद या तो उस पीड़िता की, इस महिला की मृत्यु हो जाती है या उसकी विकृतशील दशा हो जाती है, तो अपराधी को 20 वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक का हो सकता है। 20 वर्ष से कम का तो सवाल ही नहीं उठता, और उस 20 वर्ष से लेके आजीवन कारावास तक का कठिन कारावास, आजीवन तक का कठिन कारावास उसे दिया जाएगा, अथवा मृत्यु दंड से भी उसे दंडित किया जा सकता है। धारा 67 क्या बात करती है कि पृथक्करण के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ समागम। पृथक्करण के दौरान, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि यदि 18+ है वाइफ, तो उसके साथ किया गया समागम रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। तो धारा 67 क्या बात करती है फिर, तो धारा 67 कह रही है कि पृथक्करण के दौरान, सेपरेशन के दौरान, जो न्यायालय की डिक्री, न्यायालय की पृथक्करण की जो डिक्री आई हुई है, उसके दौरान यदि पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ समागम किया जाता है तो उसको 2 वर्ष से लेकर और 7 वर्ष तक का तो कारावास, साथ के साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। 2 वर्ष से कम नहीं होगा ऐसा कारावास, किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकता है, ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा। अब आ जाओ धारा 69 क्या बात करते कि प्रवंचनाओं, साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन। प्रवंचनाओं, साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन, ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि यदि शादी का झांसा देकर, शादी का वादा किया या झांसा समझ लीजिए करके, दोनों लोगों ने समागम किया,
इंटरकोर्स किया, तो उसके बाद शादी नहीं की, तो ये इसको रेप की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इसको रेप की श्रेणी में नहीं रखा गया है। और लेकिन रेप की श्रेणी में नहीं रखा गया है, लेकिन अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे अपराधी को 10 वर्ष तक का कारावास साथ के साथ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और ये इसका फेमस केस हुआ है, लेटेस्ट भी है, दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य 2013। ये हम एक बारी देख लेंगे खुद से। धारा 70 जो बात करता है सामूहिक बलात्संग के बारे में, जिसको हम बोलते हैं गैंग रेप, इसमें क्या कहता है कि किसी महिला से, ये तो हम पहले ही जानते हैं कि जो रेप होगा वो महिला से ही होगा, एक या एक से अधिक व्यक्ति, या तो एक व्यक्ति हो या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके अथवा सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए जो बलात्संग किया जाता है, जो रेप किया जाता है किसी महिला के साथ, एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके अथवा सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए जो बलात्संग किया जाएगा, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में समझा जाएगा कि उसने रेप कमिट किया है। क्या समझा जाएगा? कि उसने रेप कमिट किया है। जो पूरा गैंग है, उस गैंग में से यदि वो गैंग सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए रेप करता है, तो जो वो मान लिया 5 लोगों ने किया है, तो समझा जाएगा कि ये 5 लोगों में से प्रत्येक अलग अलग रेप के लिए दोषी है, ऐसा समझा जाएगा। इनके लिए जो सजा है, जो दंड है, वो क्या है कि 20 वर्ष से कम नहीं ऐसा कठिन कारावास, और जो आजीवन कारावास तक का हो सकता है। 20 वर्ष से कम का तो होगा ही नहीं, और 20 वर्ष से लेके आजीवन कारावास तक का कठिन कारावास। यहाँ आजीवन कारावास से अभिप्रेत है अपराधी का शेष प्राकृत जीवन काल। और धारा 70 की उपधारा 2 एक आयु सीमा के विषय में बात करते कि अगर 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ, 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ यदि रेप कमिट किया जाता है, गैंग रेप से अभिप्रेत यहाँ वही है जो हमने धारा 70 में पढ़ा है, वही धारा 70 की उपधारा 2 भी उसी गैंग रेप के विषय में बात करती है। तो ऐसे अपराधियों के लिए आजीवन कारावास और जुर्माना साथ के साथ मृत्यु दंड से भी दंडित किया जा सकता है। धारा 74 जो हमारी धारा 74 है, वो क्या बात करती है? धारा 74 में सबसे पहले तो हम ध्यान रखेंगे कि जो धारा 74 है वो बात करती है कि महिला की लज्जा भंग करने के आशय से, यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि सारे जो काम हो रहे हैं वो महिला के विरुद्ध ही हो रहे हैं। महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उसके ऊपर हमला अथवा आपराधिक बल का प्रयोग करना, ये बात करती है धारा 74। धारा 74 क्या कह रही है कि महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना, ये बात करती है धारा 74। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, इसे हम आसानी से केस लॉ के माध्यम से पढ़ेंगे। जो SP मलिक बनाम ओडिशा राज्य का केस है, इसमें इन्होंने कहा कि यदि अगर महिला के साथ सेक्सुअल कुछ हो रहा है और महिला उसका विरोध नहीं कर रही, महिला उस कृत्य का विरोध नहीं कर रही है, तो साधारण सी बात है कि महिला की सहमति है, महिला की इच्छा से हो रहा है, साधारण सी बात है। यहाँ लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेंगे हम। महिला की इच्छा के अनुसार हो रहा है, इच्छा के अनुसार हो रहा, अर्थात जो SP मलिक यहाँ लिख दो, स्टेट ऑफ ओडिशा
का केस लो है, इसमें कहा गया कि यदि महिला के साथ सेक्सुअल कुछ हो रहा है और महिला उसका विरोध नहीं कर रही है तो साधारण सी बात है कि वो सब कुछ कार्य, ऐसा कृत्य महिला की इच्छा के अनुसार हो रहा है। ऐसा कहा गया एसपी मलिक के केस में। अब आ जाओ फिर पंजाब बनाम मेजर सिंह के केस में क्या कहा गया। इसमें कहा गया कि एक 7 माह की बच्ची के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। साधारण शब्दों में हम समझेंगे, एक 7 माह की ये छोटी बच्ची है, इसके साथ क्या हो रहा है, इस छोटी सी बच्ची के साथ किसी ने इसके जो प्राइवेट पार्ट है बच्ची का, वहाँ उसको छूने की, बार बार उसको छूने की वहाँ कोशिश की गई। तो इसमें कहा गया क्या ये 7 माह की बच्ची उस कृत्य का विरोध करने योग्य थी। ऐसा पंजाब राज्य बना मेजर सिंह के केस में कहा गया कि वो 7 माह की बच्ची ऐसे कृत्य के, ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के विरोध करने योग्य थी। तो फिर वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे महिला जन्म ही या पैदा ही होती है, पैदा ही लज्जा के साथ होती है। और साथ के साथ हमें ध्यान रखना है कि महिला शब्द के अंतर्गत छोटी बच्ची से लेकर बूढ़ी औरत तक, पागल औरत, नशे की हालत में औरत, चाहे तो जो भी है, प्रत्येक स्थिति की महिला अभिप्रेत है। और अभी हम एक प्रश्न है, क्या महिला को अपराधी माना जा सकता है लज्जा भंग के लिए? क्या महिला को लज्जा भंग के लिए अपराधी माना जा सकता है? क्योंकि रेप में तो महिला को अपराधी नहीं माना जा सकता था, रेप में तो महिला अपराधी नहीं थी। तो क्या महिला को लज्जा भंग के लिए अपराधी मान ले अथवा रेप की ही भांति अपराधी नहीं है? तो यहाँ हमारा उत्तर होगा कि हाँ, लज्जा भंग के लिए महिला को अपराधी माना जा सकता है, महिला को अपराधी माना जा सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार जैसे मार्केट में लेडीज़ों की लड़ाई हो गई, लेडीज़ हैं जैसे आपस में लड़ाई हो जाती है महिलाओं की, तो वो उन्होंने क्या किया, एक महिला ने दूसरी महिला के जैसे लज्जा भंग करने के उद्देश्य से दूसरी महिला को कुछ बोल दिया, जैसे लज्जा भंग कर दी दूसरी महिला का। तो यहाँ पे भी लज्जा भंग करने के लिए दूसरी महिला को अपराधी माना जा सकता है। धारा 76 बात करती है कि निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से महिला पर हमला आपराधिक बल का प्रयोग या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करता है। निर्वस्त्र होने के लिए या तो महिला को निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करता है अथवा ऐसे आशय से महिला पर हमला करता है और आपराधिक बल का प्रयोग करता है, या ऐसे कृत्य करने के लिए, ये सब महिला को निर्वस्त्र करने के लिए अन्य व्यक्ति को दुष्प्रेरण करता है। तो ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष से कम नहीं होगा और जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा, ऐसे तो कारावास से साथ के साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 77 जो कि बात करता है दृश्यकारिता के विषय में। धारा 77 जो कि बात करती है, धारा 77 दृश्यकारिता के विषय में। इसमें क्या है कि किसी प्राइवेट कार्य में लगी हुई महिला को, प्राइवेट कार्य से निजी कार्य में, मतलब निजी कार्य, अपने प्राइवेट कार्य होते हैं, जैसे अपने पर्सनल कार्य होते हैं, उनमें लगी महिलाओं को, जैसे क्या हो सकता है, कपड़े बदल रही है महिला, उसको महिला का कोई शारीरिक भाग बाहर है, जैसे महिला का कोई शारीरिक मतलब प्राइवेट बॉडी पार्ट से अभिप्रेत है प्राइवेट। यदि महिला का कोई प्राइवेट बॉडी पार्ट बाहर है अथवा किसी अन्य के साथ समागम कर रही है, महिला किसी अन्य पुरुष के साथ समागम कर रही है या शौचालय जा रही है, तो क्या, तो यदि ऐसा महिला के साथ किया जाता है, यदि ऐसा करते हुए महिला को देखा जाता है, यदि ऐसा करते हुए इनमें से या तो कपड़े बदलते हुए महिला को, अथवा महिला का कोई शारीरिक भाग बाहर हो, अथवा मतलब प्राइवेट बॉडी पार्ट कोई महिला का बाहर हो, या किसी अन्य के साथ मिलकर वो जो है समागम कर रही हो, ऐसी किसी परिस्थिति में महिला को देखा जाता है, या
कोई देखता है अथवा फोटो क्लिक करता है, फोटो खींचता है, या तो देखता है अथवा फोटो खींचता है। तो इसमें यहाँ अगर ये भी ध्यान रखने योग्य है, यहाँ अगर एक ये बॉय, यहाँ एक लड़का और लड़की, यदि यहाँ एक लड़का और लड़की समागम कर रहे हैं और ये लड़का अपने किसी मित्र से, मित्र में महिला पुरुष दोनों आ जाएंगे, से कहता है कि तुम हमारी वीडियो बनाना या फोटो क्लिक करना। इसमें ये लड़का तो अपराधी माना ही जाएगा, साथ के साथ जो इसका मित्र है, चाहे तो वो महिला हो या फिर वो पुरुष हो, ये भी अपराधी माना जाएगा। एक और बात यहाँ ध्यान रखने योग्य रहेगी कि पेन कहाँ गया भाई, यदि ये तो बात हो गई कि महिला और पुरुष यदि समागम कर रहे हैं और पुरुष अपने मित्र से कहे कि हमारी फोटो या वीडियो क्लिक कर लो, तो उसमें वो पुरुष के साथ साथ वो जो मित्र है, महिला हो या फिर वो पुरुष हो, वो भी बराबर का सजा का भागीदार बनेगा। दूसरी बात है, यदि सहमति पर, सहमति पर ये क्या है भाई, सहमति पर यदि महिला और पुरुष समागम कर रहे हैं और महिला ये सहमति दे दे कि तुम फोटो तो क्लिक कर लो, महिला इसे सहमति दे रही है कि तुम फोटो क्लिक कर सकते हो लेकिन किसी को शेयर मत करना। सहमति हो गई महिला की, महिला ने समागम करते समय कह दिया, अपने मित्र को कह दिया, उस पुरुष से कह दिया कि तुम फोटो तो क्लिक कर सकते हो लेकिन कहीं वायरल मत करना और किसी और को मत भेजना, शेयर मत करना। ऐसा कहते हुए महिला ने उसको सहमति दे दी। अब पुरुष फोटो तो खींच लेता है लेकिन उसे वायरल भी कर देता है, सारी फोटो और वीडियो वो पुरुष उस महिला के साथ जो है वायरल कर देता है, या महिला की फोटो या वीडियो वायरल कर देता है। तो यहाँ पर भी ये पुरुष अपराधी माना जाएगा, यहाँ पर भी ये पुरुष क्या माना जाएगा, यहाँ पर भी ये पुरुष अपराधी माना जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन कहती है कि यदि दोनों लोग समागम कर रहे हैं और वो अपने मित्र से कहे, किसी थर्ड पर्सन से कहे फोटो या वीडियो बनाने के लिए, तो वो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया। दूसरी बात है कि यदि महिला तो सहमति दे रही है और साथ के साथ कह रही है कि वायरल मत करना, लेकिन पुरुष वीडियो बनाता है, फोटो खींचता है, वायरल कर देता है, तो वो अपराधी माना जाएगा। धारा 78 कहती है कि पीछा करना। पीछा करना क्या है? अब यदि कोई पुरुष, ध्यान रखना है बात पुरुष के विषय में हो रही है, महिला के विरुद्ध अपराध हो रहा है, व्यक्तिगत अन्योन्य क्रियाओं को आगे बढ़ाने, बारंबार पीछा करने या स्पर्श करने या प्रयत्न, क्या स्पर्श करने का प्रयत्न करने, या तो इनमें से कोई ऐसा करे अथवा क्या करे, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करे। किसी की, जैसे किसी का कोई इंस्टाग्राम वगैरह, इन सब पे ये जो मॉनिटर करे, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें अगर इनको मॉनिटर करे, तो धारा 78 की उपधारा 2 सजा का प्रावधान बताती है कि 3 वर्ष तक का तो जुर्माना और 3 वर्ष तक की तो सजा होगी, साथ के साथ जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और जो दूसरी, जो ये तो हो गया प्रथम दोष सिद्धि होने पर, यदि प्रथम बार दोष सिद्ध होता है तो 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माना। यदि दोबारा होता है, दोबारा दोष सिद्ध हुआ तो 5 वर्ष तक की सजा और साथ के साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब आ जाओ अंत में धारा 79 क्या बात करती है? ये कहती है कि अंग, शब्द या अंग विक्षेप या कार्य शब्द जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रयित हैं, ऐसे शब्द जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रयित हैं, तो उनके लिए क्या है? महिला की लज्जा का अनादर हो रहा हो, धारा जो सेक्शन 79 है वो कहता है कि महिला की लज्जा का अनादर हो रहा हो, और आशय कैसे, जो आवाज़ है, वो जो हाव भाव है वो महिला देख ले, वो हाव भाव महिला देख ले, वो आवाज़ महिला सुन ले, ऐसा आशय रहता है अपराधी पुरुष का कि जो मेरे द्वारा किया गया हाव भाव, जो इशारे हैं, इशारे भी इसी श्रेणी में, इसी प्रकार के अपराध में आएंगे, जो वो मेरे अश्लील इशारे हैं और जो मेरे मुंह से निकली हुई आवाज़ें हैं, वो सारी चीज़ें महिला देख ले या सुन ले। महिला की एकांतता का अतिक्रमण करना। और यहाँ पे क्या देखना है, इसमें 4 चीज़ें ये इम्पोर्टेंट है।
इन 4 प्रकार के जो कृत्य हैं ये सेक्शन 79 बात करता है। ये अपने भीतर 79 को समाये हैं कि या तो अपराधी पुरुष वस्तु का प्रदर्शन करे, यदि कोई पुरुष ऐसी वस्तु का प्रदर्शन करता है जो अश्लीलता की है और महिला उन्हें देख लेती है, या कोई ऐसी आवाज निकालता है या ऐसे हाव भाव का प्रदर्शन करता है या शब्दों का प्रदर्शन करता है, मतलब शब्द बोलता है ऐसे जो अश्लील शब्द हैं, या ऐसे हाव भाव या आवाज हो या फिर किसी ऐसी वस्तु का प्रदर्शन हो और जिसे महिला देख ले, तो ये सारी चीजें धारा 79 के अंतर्गत रखी जाएंगी और इसको 3 वर्ष तक का सादा कारावास और साथ के साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ऐसे पुरुष को 3 वर्ष तक के सादा कारावास से साथ के साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये आज हमने बात की है सेक्शन 63 से सेक्शन 79 तक, और हमने रेप के विभिन्न पहलुओं को समझा, रेप को समझा, गैंग रेप को समझा, दृश्यकारिता को समझा, लज्जा भंग को समझा, और इन सब के लिए क्या पनिशमेंट है ये हमने समझा। तो अभी हमें क्या करना है, इन सबको समझ लिया है। अगर हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये आपका अपना चैनल है, कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और मिलते हैं शीघ्र ही अन्य टॉपिक पे, और इससे आगे के सेक्शन के, इससे आगे की धाराओं पे अपनी वीडियो लाएंगे और आप सबसे पुनः भेंट होगी। धन्यवाद।